हे गाइस, आई एम अन्विता द्विवेदी फ्रॉम टारगेट फॉर आईक्यू। और अगर आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस के नोट्स चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है। और इसके अलावा हमारे कुछ पेड कोर्सेज भी हैं जो कि डिफरेंट स्टेट की जुडिशरी के प्री और मेंस दोनों के मटेरियल अवेलेबल कराते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू टुडेज टॉपिक, दैट इज़ इंडियन पीनल कोड 1860, टाइटल एंड एक्सटेंट। भारतीय दंड संहिता 1860, शीर्षक एवं सीमा। This whole topic covers from section 1 to section 5 of Indian Penal Code. Now let's start with the section 1. This act shall be called the Indian Penal Code and shall extend to the whole of India except the state of Jammu and Kashmir. अब यहाँ पर ये जो सेक्शन 1 है वो क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है कि ये जो एक्ट है इसे ये माना जाएगा, इस एक्ट को इंडियन पीनल कोड का नाम दिया गया है और ये माना जाएगा कि ये जो एक्ट है वो होल ऑफ इंडिया में एक्सटेंड करेगा, यानी कि संपूर्ण भारत में लागू होगा। इसकी सीमा बताई जा रही है यहाँ पे, एक तो टाइटल बता दिया और दूसरी सीमा बताई कि ये होल ऑफ इंडिया में लागू होगा एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब आपको पता है कि इंडियन पीनल कोड को इंडियन पीनल कोड क्यों कहा जाता है और इसकी हिस्ट्री क्या है, ये कैसे इंडिया में लागू हुआ, कैसे आया, ये मैं पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ। तो इफ़ यू हैवंट वॉच द वीडियो येट यू कैन वॉच इट ऑन आवर चैनल एंड देन यू कैन कम टू दिस वीडियो। सो नाउ दिस होल ऑफ इंडिया थिंग जो है इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि ये संपूर्ण भारत की बात कर रहा है और ये जो इंडिया है इस सेक्शन 1 में यूज़ किया गया है, ये सेक्शन 18 ऑफ आईपीसी में डिफाइंड है। उसके बाद हम टेरिटरी ऑफ इंडिया की बात करते हैं। टेरिटरी ऑफ इंडिया यहाँ पे डिफाइंड है अंडर आर्टिकल 1 क्लॉज 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 1 है सब क्लॉज 3 है वो बताता है कि टेरिटरी ऑफ इंडिया में क्या क्या इंक्लूड होगा। पहली तो टेरिटरी ऑफ स्टेट्स इंक्लूड होंगे, जितने भी इंडियन स्टेट्स हैं उनकी टेरिटरी जो है वो इंक्लूड होगी। यूनियन टेरिटरी जो कि फर्स्ट स्केड्यूल में दी गई हैं वो इंक्लूड होंगी। और इसके अलावा कुछ अक्वायर्ड टेरिटरीज विच मे बी अक्वायर्ड इन द फ्यूचर और देयर वर सम टेरिटरीज विच हैव बीन अक्वायर्ड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे वो अक्वायर्ड टेरिटरीज को रेफर करती हैं। नाउ कमिंग टू दिस पार्ट, एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये हमें पता है कि आर्टिकल 370 जो था उसकी वजह से इंडिया में जम्मू एंड कश्मीर का जो रीजन था उनके उस लॉज अलग चलते थे और ये 370 अब जो है रिपील हो चुका है, कैंसिल हो चुका है ये आर्टिकल। तो अब जम्मू एंड कश्मीर के जो सारे लॉज हैं वो नॉर्मल इंडियन लॉज के विद इन आ गए हैं। पहले यहाँ पे रणबीर पीनल कोड चला करता था। रणबीर पीनल कोड के सारे प्रोविजंस इंडियन पीनल कोड से सिमिलर थे, बस नाम ही डिफरेंट था। अब हम सेक्शन 2 से लेकर सेक्शन 4 डिस्कस करने से पहले हम जुरिस्डिक्शन की बात करेंगे। जैसा कि इस टॉपिक का टाइटल है शीर्षक एवं सीमा। सीमा से यहाँ पे मतलब है कि क्या क्या अधिकार क्षेत्र हैं इस एक्ट के, ये एक्ट कहाँ कहाँ तक लागू होगा। तो इसको समझने के लिए हमें पहले जुरिस्डिक्शन समझना इंपॉर्टेंट है। जुरिस्डिक्शन मतलब अधिकार क्षेत्र। तो ये अधिकार क्षेत्रों के बारे में बात करते हैं हम। तो ये जो अधिकार क्षेत्र हैं ये बेसिकली 2 तरीके के होते हैं। फर्स्ट इज टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन और सेकंड इज पर्सनल जुरिस्डिक्शन। ठीक है, तो पहले हम टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन समझ लेते हैं कि वो क्या होते हैं। टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन बेसिकली यहाँ पे बात करता है उस अधिकार क्षेत्र की जो कि किसी टेरिटरी से रिलेटेड होते हैं, यानी कि जोग्राफिकल लिमिट से रिलेटेड होते हैं, यानी भू क्षेत्रफल कह सकते हैं आप, या जितनी भी जो भी टेरिटोरियल लिमिट होती है किसी कंट्री की उसके बारे में बात करते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है वो होल ऑफ इंडिया है, वो सारे संपूर्ण भारत पर लागू होता है, यानी कि संपूर्ण भारत के केसेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया गवर्न कर सकता है। पर जैसे हम दिल्ली हाई कोर्ट की बात करें तो उसका जुरिस्डिक्शन सिर्फ दिल्ली तक सीमित है, वो दिल्ली स्टेट के जितने भी केसेस हैं उनको गवर्न करेगा। तो ये हो गया टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। अब टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में क्या क्या कवर होता है, इंडियन कोर्ट्स क्या क्या चीज़ें कवर करते हैं। एक तो इंडियन टेरिटरी, एनी इंडियन टेरिटरी, मतलब जो भी इंडिया की टेरिटरी है जो कि आर्टिकल 1 के क्लॉज 3 में डिफाइंड है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो वो जितना भी क्षेत्र है वो इंडियन टेरिटरी में माना जाएगा। फिर विद इन टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया, यानी कि जो भारत का जल का क्षेत्रफल है हम उसकी बात कर रहे हैं। जो जलीय क्षेत्र है जो कि हम जनरली इंटरनल वाटर्स को इंक्लूड करते हैं, जिसमें कि जो भारत की नदियाँ जलाशय वगैरह हैं
और इसके अलावा भारतीय समुद्र तट से 12 नॉटिकल माइल्स तक का जितना भी क्षेत्र है वो इंडियन टेरिटोरियल वाटर में आता है इंटरनेशनल मापदंड के अनुसार। तो ये हो गया। थर्ड इज एनी शिप और एयरक्राफ्ट, कोई भी पोत या फिर कोई भी विमान जो कि इंडिया में रजिस्टर्ड है या फिर इंडिया उसे ओन करता है। एनी शिप और एयरक्राफ्ट ओन्ड बाय इंडिया और रजिस्टर्ड इन इंडिया। अभी जो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन होता है ये दो प्रकार का होता है, एक इंट्रा टेरिटोरियल होता है और दूसरा एक्स्ट्रा टेरिटोरियल होता है। तो पहले हम इंट्रा टेरिटोरियल समझ लेते हैं। जो इंट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है वो सेक्शन 2 से डील करता है, या फिर ये कह सकते हैं कि सेक्शन 2 इंट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के बारे में बताता है या इंट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन कवर करता है। यहाँ पे जो भी क्राइम कमिट होता है वो विद इन इंडिया माना जाएगा। इंट्रा टेरिटोरियल का मतलब है विद इन द इंडियन टेरिटरी, और विद इन द इंडियन टेरिटरी में क्या आएगा वो मैंने आपको बता दिया इसके जस्ट पहले टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन एक्सप्लेन करते टाइम की इंडियन शिप्स, एयरक्राफ्ट, इंडियन वाटर टेरिटोरियल लिमिट, इंडियन टेरिटरी ऑफ इंडिया कवर्ड अंडर आर्टिकल 1 क्लॉज 3। और यहाँ पे बाई एनी पर्सन होगा कि अब इंटर टेरिटोरियल क्राइम्स क्या होते हैं कि वेयर अ क्राइम इज कमिटेड विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया बाई एनी पर्सन इररिस्पेक्टिव ऑफ कि वो फॉरेन नेशनल है या फिर इंडियन सिटीजन है। ये इंट्रा टेरिटोरियल हो गया। नाउ मूविंग टू द एक्स्ट्रा टेरिटोरियल, यहाँ पे क्राइम आउटसाइड इंडिया कमिट किया जाता है। सेक्शन 3 और 4 इससे डील करते हैं जब क्राइम आउटसाइड इंडिया कमिट किया जाता है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल में क्राइम इज कमिटेड आउटसाइड द टेरिटरी ऑफ इंडिया बट बाय इंडियन नेशनल। यहाँ पे क्राइम आउटसाइड तो कमिट होगा पर कमिट कौन करेगा, इंडियन नेशनल और यू कैन से इंडियन सिटीजन, ठीक है। अब पर्सनल जुरिस्डिक्शन की बात करते हैं, ये सेकेंड टाइप ऑफ जुरिस्डिक्शन है। अभी तो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन की बात हो रही थी कि जो कि कहाँ किस क्षेत्रफल तक भारतीय नियम कानून लागू होते हैं या आईपीसी लागू होता है। पर्सनल जुरिस्डिक्शन में किस किस के ऊपर लागू होता है हम इसकी बात करेंगे, यानी कि कौन कौन से पर्सन्स ऐसे हैं जो इस जुरिस्डिक्शन में कवर्ड होते हैं। तो यहाँ पे क्राइम कमिटेड बाय एनी पर्सन, इंडियन और फॉरेन नेशनल्स। तो पर्सनल जुरिस्डिक्शन किस चीज़ को डिनोट करता है कि वेयर अ क्राइम इज कमिटेड बाय एनी पर्सन वेदर एन इंडियन नेशनल और फॉरेन नेशनल बट इट शुड बी कमिटेड विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है। यहाँ पे क्राइम इंडियन टेरिटरी में कमिट होना चाहिए। तो अब आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा इन सारे जुरिस्डिक्शन में। नाउ मूविंग ऑन टू सेक्शन 2। सेक्शन 2 क्या कहता है कि पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस कमिटेड विद इन इंडिया। यहाँ पे उन ऑफेंसेस की बात की गई है जो कि इंडिया में कमिट हुए हैं, उनके पनिशमेंट की बात की गई है। तो पहले हम सेक्शन 2 रीड कर लेते हैं। एवरी पर्सन शैल बी लाइबल फॉर पनिशमेंट अंडर दिस कोड एंड नॉट अदरवाइज फॉर एवरी एक्ट और ओमिशन कॉन्ट्रेरी टू द प्रोविजंस देयर ऑफ विच ही शैल बी लाइबल इन इंडिया। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि ही शैल बी लाइबल इन इंडिया। यहाँ पे बात की गई है उन प्रोविजंस की, कोई भी इंडियन पीनल कोड के कोई भी प्रोविजंस जो कि या फिर इसको इस तरीके से समझते हैं कि कोई भी एक्ट या ओमिशन किसी भी कार्य को करने को यदि आपको बोला गया है या फिर उस कार्य को करने से मना किया गया है, इस तरीके के जितने भी प्रोविजंस हैं इस एक्ट में उनसे कॉन्ट्रेरी जाके यानी कि उनके अपोज में जाके अगर आप कोई भी कार्य करते हैं तो उस समय आप दंड के भागीदार होंगे, ठीक है। कोई भी पर्सन, एवरी पर्सन की बात की गई है, कोई भी पर्सन अगर इंडियन पीनल कोड में दिए गए प्रोविजंस के अगेंस्ट जाके कोई एक्ट कमिट करता है या फिर कोई एक्ट ओमिट करता है यानी कि कोई एक्ट कमिट नहीं करता है तो उसे लायबल माना जाएगा पनिशमेंट के लिए, वो दंड का अधिकारी होगा। और किस तरीके के दंड का अधिकारी होगा, जो भी जिस तरीके से इंडिया में किसी पर्सन को लायबल माना जाता है कि इंडिया में जिन भी एक्ट्स के लिए किसी पर्सन को लायबल माना जाता है या जिम्मेदार माना जाता है, उन सारे एक्ट्स और ओमिशंस के लिए जो कि इंडियन पीनल कोड में दिए गए प्रोविजंस के अगेंस्ट हैं, उनके लिए ये दंड के अधिकारी होगा कोई भी पर्सन। अब यहाँ पे जो एवरी पर्सन का मतलब है कि ईदर ही कैन बी इंडियन सिटीजन और फॉरेन नेशनल, तो यहाँ पे सबकी बात की गई है। अब सेक्शन 2 से कुछ लोग हैं जो कि इम्यून हैं, वो उसमें आते हैं फॉरेन सॉवरेंस। अब फॉरेन सॉवरेन का मतलब यहाँ पर ये है, अब आप कहेंगे कि हमने फॉरेन नेशनल की बात की, एवरी पर्सन इंक्लूड्स फॉरेन नेशनल, बट इसमें फॉरेन सॉवरेन का एग्जाम्पल हम इस तरीके से ले सकते हैं कि कोई भी पर्सन है, मान लीजिए वो यूएस का सिटीजन है और कोई एक और पर्सन है वो इंग्लैंड का सिटीजन है। अब यूएस के सिटीजन ने इंग्लैंड के सिटीजन का मर्डर कमिट किया एंड दैट टू इन इंग्लैंड में कमिट किया, तो यहाँ पे इंडिया हैज़
हैज़ नथिंग टू डू विद दिस मर्डर, ठीक है। आईपीसी में मर्डर पनिशेबल है, इंडियन ही शैल, मतलब अगर वो व्यक्ति इंडिया में वो मर्डर कमिट करता या फिर इंडियन पर्सन का मर्डर कमिट करता तो ही शैल बी लायबल इन इंडिया। बट चूंकि यहाँ पे इंडिया से कुछ भी लेना देना नहीं है, यानी इंडियन सॉइल कहीं से भी अफेक्ट नहीं हो रही है, तो ये उन फॉरेन सॉवरेंस की बात की गई है, वो लोग इम्यून होंगे। नाउ हाई डिग्निटरीज लाइक प्रेसिडेंट और गवर्नर्स, ये लोग जब तक पोस्ट होल्ड करते हैं आप आईपीसी के तहत इनको ट्राई नहीं कर सकते हैं। एम्बेसडर्स एंड डिप्लोमैट्स, एलियन एनिमीज, फॉरेन आर्मीज एट्सेट्रा। अब हम एक मैक्सिम है जो कि सेक्शन 2 पे बेस्ड है, इसको पढ़ लेते हैं। देखिए मैक्सिम्स इंपॉर्टेंट होती हैं, एग्जाम में डायरेक्टली पूछी जाती है और इनको आपको सिर्फ याद करना पड़ेगा, इनका कोई और तरीका नहीं होता है। तो मैं आपको इंपॉर्टेंट मैक्सिम्स बता सकती हूँ जिसे आपको याद करना रहेगा। तो ये जो सेक्शन 2 है वो इस मैक्सिम पे बेस्ड है। नलस टेम्पस ऑक्यूरेट रेजी, यानी कि लैप्स ऑफ टाइम डज नॉट बार द राइट ऑफ द क्राउन। यहाँ पे इस सेक्शन इस मैक्सिम का इस सेक्शन से ये मतलब है, या फिर कह सकते हैं इस मैगजीन का इस सेक्शन से ये रिलेशन है कि जो लैप्स ऑफ टाइम होता है, अगर आपने बहुत सारा टाइम बिता दिया और किसी को ट्राई नहीं किया, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको बाद में सालों बाद ट्राई नहीं कर सकते उस पर्सन को किसी ऑफेंस के लिए। मान लीजिए कोई ऑफेंस 10 साल पहले कमिट हुआ है और ड्यू टू सम रीज़न क्राउन ने, यहाँ पे क्राउन से मतलब ब्रिटिश क्राउन से है क्योंकि इंडियन पीनल कोड ब्रिटिश क्राउन के समय पे बना था, बट वैसे इंडियन कोर्ट से मतलब है, क्राउन को हम इंडियन कोर्ट्स की तरीके कंसिडर कर सकते हैं। अगर मान लीजिए इंडियन कोर्ट्स ने उस पर्सन को ट्राई नहीं किया उस टाइम पे, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जिस टाइम पे एक्ट कमिट हुआ था, और उसके 10 साल बाद इसका कॉग्निजेंस लिया गया, तो लैप्स ऑफ टाइम इंडियन कोर्ट्स के राइट को ख़त्म नहीं कर देगा, यानी कि इतना जो डिले हुआ है वो इस चीज़ को ख़त्म नहीं कर देगा कि आप उसे ट्राई नहीं कर सकते हो, ठीक है, उस राइट को ख़त्म नहीं करता है। फिर सेक्शन 3 पे आते हैं। सेक्शन 3 यहाँ पे ये कहता है कि ऑफेंस जो कमिटेड मतलब ऑफेंस जो कमिट हुए हैं बियॉन्ड इंडिया, यानी कि इंडिया के बाहर जाके जो भी ऑफेंस कमिट हुए हैं बट वो इंडियन लॉ के तहत ट्राई किए जा सकते हैं, उन ऑफेंसेस की बात करता है। तो रीड करते हैं हम सेक्शन। एनी पर्सन लाइबल बाय एनी इंडियन लॉ टू बी ट्राइड फॉर एन ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड इंडिया shall be dealt with according to the provisions of this code for any act committed beyond India in the same manner as if such act has been committed within India। अब सेक्शन 3 की हम बात करते हैं। यहाँ पे ये बोल रहा है कि कोई भी पर्सन अगर इंडियन लॉ के अंडर में वो लाइबल है और किसी ऐसे ऑफेंस के लिए लाइबल है जो कि इंडिया में अभी ट्राई होना है, ठीक है, उसने ऑफेंस इंडिया से बाहर कमिट किया है, किसी भी पर्सन ने कोई एक ऑफेंस कमिट किया है जो कि उसने इंडिया से बाहर कमिट किया है, बट वो इंडियन लॉ के अंतर्गत लायबल है उस ऑफेंस के लिए, तो वो पर्सन इस एक्ट के जो प्रोविजंस हैं उनके अकॉर्डिंगली उस पर्सन से डील किया जाएगा, यानी कि इस एक्ट के प्रोविजंस उस पर्सन पे लागू होंगे और इस तरीके से लागू होंगे एज इफ दिस ऑफेंस हैज़ बीन कमिटेड इन इंडिया। इस तरीके से लागू होंगे, ये मान के उन प्रोविजंस को लागू किया जाएगा कि उस पर्सन ने ये एक्ट इंडिया में ही कमिट किया हो, ठीक है। तो बेसिकली ट्रायल में कोई डिफरेंस नहीं होगा। यहाँ पे ये सेक्शन ये कहना चाह रहा है कि अगर कोई किसी पर्सन ने कोई इंडियन लॉ के अगेंस्ट जाके कोई एक्ट कमिट किया है इंडिया से बाहर, तो उसको उसी तरीके से सेम प्रोविजंस के साथ, सेम नियमों के साथ यहाँ पे इंडिया में ट्राई किया जाएगा जैसे कि उसने ये एक्ट इंडिया में कमिट किया होता। अब हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल है कि एक इंग्लिश मैन था, यानी कि इंग्लैंड का एक व्यक्ति था जिसके पास एक क्रेडिट नोट था जो कि बी के लिए था, और ये क्रेडिट नोट जेड ने लिखा था, और ये जो क्रेडिट नोट था वो 10,000 रुपये का था, यानी बी को जेड के 10,000 रुपये देने थे और ये 10,000 रुपये से उस इंग्लिश मैन को हैंड ओवर करने थे। और वो इंग्लिश मैन इंग्लैंड वापस चला जाता है और बी को डिफ्रॉड करने के लिए, यानी कि बी को धोखा देने के लिए वो उसमें एक ज़ीरो ऐड कर देता है, एक सिफर ऐड कर देता है 10,000 रुपये में, और उसको 1,00,000 रुपये का नोट बना देता है। तो यहाँ पे ये माना जाएगा कि जो वो इंग्लिश मैन है उसने फोर्जरी कमिट की है, और इंडिया में जैसे कि फोर्जरी के जो लॉज हैं आईपीसी में, जो फोर्जरी के अगेंस्ट पनिशमेंट दी हुई है और जो भी नियम दिए गए हैं, तो इंडिया में उसी नियमों के तहत वो इंग्लिश मैन को प्रोसिक्यूट किया जा सकता है, उसका ट्रायल इंडिया में चलेगा। और भले ही वो व्यक्ति जो इंग्लिश मैन है वो इंडिया में इस टाइम पे प्रेजेंट ना भी हो, तो भी उसका ट्रायल एज इट इज़ चलेगा। तो ये एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो गया होगा सेक्शन 3।
नाउ मूविंग ऑन टू दी सेक्शन 4. सेक्शन 4 एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस की बात करता है. एक्स्ट्रा टेरिटोरियल मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, जो कि विद बियॉन्ड द इंडिया कमिट हुए हो, यानी कि इंडिया की लिमिट से, इंडिया की जो टेरिटोरियल लिमिट है, इंडिया की जो वाटर टेरिटोरियल लिमिट है, इन सारी लिमिट्स के बियॉन्ड जाके कमिट हुए हों, इंडिया से बाहर कमिट हुए हों. तो लेकिन जो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंस है, मैंने आपको पहले भी बताया कि वो भले इंडिया से बाहर कमिट हुए होते हैं, बट वो इंडियन सिटीजन की बात करते हैं, दैट इट हैज़ बीन कमिटेड बाय इंडियन सिटीजन. अब ये जो एक्ट है वो कहता है कि द प्रोविजन ऑफ दिस कोड अप्लाई ऑल्सो टू एनी ऑफेंस कमिटेड बाय एनी सिटीजन ऑफ इंडिया. इस जो ये जो कोड है, इंडियन पिनल कोड है, इसके प्रोविजंस अप्लाई होंगे उन सारे ऑफेंसेस पे जो कि किसी इंडियन सिटीजन ने कमिट किए, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया. किसी इंडियन सिटीजन ने कमिट किए इंडिया के बाहर जाकर. एनी और इसके अलावा फिर जो दूसरा पॉइंट है सेक्शन 4 का, वो ये कहता है कि द प्रोविजन ऑफ दिस कोड अप्लाई ऑल्सो टू एनी ऑफेंस कमिटेड बाई एनी पर्सन ऑन एनी शिप एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया वेयर एवर इट मे बी. तो यानी कि यहाँ पे लोकेशन की बात की गई है कि इस प्रोविज़न जो ये कोड के जो प्रोविजंस हैं वो उन ऑफेंसेस पे भी अप्लाई होंगे जो कि इंडिया के बाहर कमिट किए गए हों, और जो कि फिर हाँ, लेकिन इंडिया के सिटीज़न द्वारा कमिट किए गए हों. ये तो इसका पहला रूल हो गया. फिर जो दूसरा रूल है वो ये कहता है कि कोई भी ऑफेंस जो कि किसी भी पर्सन के द्वारा कमिट किया गया, एनी पर्सन, चाहे वो इंडियन नेशनल हो या फिर फॉरेन नेशनल हो, पर वो किसी पोत पर, किसी विमान पर कमिट किया गया हो जो कि इंडिया में रजिस्टर्ड हो, भले उसकी लोकेशन कोई भी हो. मान लीजिए कोई पोत या कोई विमान इंडिया से बाहर ट्रैवल कर रहा है, बट उस पर क्राइम कमिट हो गया, तो वहाँ पे इंडियन जुरिस्डिक्शन लागू होगा, वो क्राइम आईपीसी के तहत डील होगा. अब जो थर्ड पॉइंट है वो ये कहता है कि एनी पर्सन offense committed by any person in any place without and beyond India committing offense targeting a computer resources located in India. अब ये जो थर्ड पॉइंट है वो कहता है कि किसी भी पर्सन ने क्राइम कमिट किया हो किसी भी प्लेस पर बैठकर, लेकिन वो इंडिया से बाहर हो, इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया, इंडिया से बाहर बैठकर किसी भी पर्सन ने कोई क्राइम कमिट किया हो, और वो क्राइम क्या है, वो ऑफेंस क्या है, किसी ऐसे कंप्यूटर रिसोर्स को टारगेट करना जो कि इंडिया में लोकेटेड हो. और ये जो थर्ड प्रोविज़न है ये आईटी एक्ट 2008 के द्वारा आईपीसी में डाला गया था. ठीक है, तो अगर कोई इंडिया से बाहर बैठकर कोई व्यक्ति इंडिया में स्थित किसी कंप्यूटर रिसोर्स को टारगेट कर रहा है, हार्म पहुंचा रहा है, साइबर क्राइम कमिट कर रहा है, तो वो आईपीसी के विद इन ट्राई होगा. अब हम आते हैं सेक्शन 4 का जुरिस्डिक्शन. पहले हम समझ लेते हैं कि सेक्शन 4 का जुरिस्डिक्शन क्या कहता है. सेक्शन 4 का जुरिस्डिक्शन किस किस केसेस में लगता है. पहला केस तो यही है कि ऑफेंस जो कि इंडियन सिटीजन ने कमिट किए हो इंडिया के बाहर जाकर. दूसरा पॉइंट ये कहता है कि ऑफेंस कमिटेड बाय एनी पर्सन, लेकिन किसी शिप या एयरक्राफ्ट पे कमिट किए गए हो जो कि इंडिया में रजिस्टर्ड हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स लोकेशन. उसकी लोकेशन क्या है इससे मतलब नहीं है, वो कहीं पर भी हो सकता है. इंडियन शिप और एयरक्राफ्ट होना चाहिए, हो सकता है वो इंग्लैंड में लोकेटेड हो. और उसके बाद एक मतलब एक्स्ट्रा जो क्लॉज है इसका वो ये है कि जब कोई ऑफेंस इंडिया के बाहर कमिट किया जाता है, लेकिन जो ऑफेंडर होता है, जो एक्यूज्ड होता है, उसको हम इंडियन टेरिटोरियल लिमिट्स में पकड़ते हैं. यानी कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति ने ऑफेंस तो इंडिया के बाहर कमिट किया है, पर वो व्यक्ति इंडिया के अंदर पकड़ा गया, विद इन द इंडियन टेरिटोरियल लिमिट उसको इंडियन पुलिस या इंडियन अथॉरिटीज़ पकड़ लेती हैं. तो उसके साथ तब हमारे पास क्या ऑप्शन होते हैं. तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं. ईदर ही मे बी एक्सट्रेडिटेड टू द कंट्री वेयर ऑफेंस इज कमिटेड. या तो हम उसे, एक्सट्रेडिशन का मतलब है या तो हम उसे प्रत्यर्पित कर सकते हैं उस कंट्री को जिस कंट्री में उसने ऑफेंस कमिट किया हो, और या फिर हम उसे इंडिया में ट्राई कर सकते हैं. तो ये दोनों ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल होते हैं. डिपेंडिंग अपॉन द ट्रीटीज़ एंड कन्वेंशन हम अकॉर्डिंगली एक्ट करते हैं. अब जो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है इंडियन कोर्ट्स का, वो कहाँ तक सीमित है हम ये जानते हैं. इंडियन कोर्ट्स के पास पावर होती है इंडिया के बाहर जितने भी ऑफेंस कमिट किए जाते हैं उन सारे ऑफेंसेस को ट्राई करने की, जो कि लैंड पे कमिट हुए हैं, हाई सीज पे कमिट हुए हैं, या फिर एयरक्राफ्ट पे कमिट हुए हैं. अब ये जो लैंड है ये आपको पता है कि किसी भी देश की भूमि पर कमिट हुए हों जो कि इंडिया से बाहर, तो वो सारी चीज़ वो मानी जाएंगी एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में कवर होगा. फिर एयरक्राफ्ट पे कमिट हुआ हो वो कवर होगा.
उसके अलावा हाई सीज़ क्या होता है, मैंने आपको बताया कि 12 नॉटिकल माइल्स की लिमिट होती है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। भारत जैसे किसी भी देश के समुद्र तट से 12 नॉटिकल माइल तक जितना भी क्षेत्र होता है वाटर का, वो ये माना जाता है कि वो उस पर्टिकुलर कंट्री का वाटर है। जैसे भारतीय समुद्र तट के 12 नॉटिकल माइल, भारतीय समुद्र तट से 12 नॉटिकल माइल्स तक का जो भी एरिया होगा वो इंडियन टेरिटोरियल वाटर माना जाएगा। बट उसके जो बाद का वाटर होता है वो जो एडजॉइनिंग वाटर लिमिट में आता है और उसके अलावा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में यानी कि आरक्षित आर्थिक क्षेत्र में आता है। और उसके बाद, और ये जो आरक्षित आर्थिक क्षेत्र होता है ये 200 नॉटिकल माइल तक माना जाता है, मतलब भारतीय तट से 200 नॉटिकल माइल तक या किसी भी देश के तट से 200 नॉटिकल माइल तक का जो एरिया होता है वो इकोनॉमिक जोन में कवर होता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में। अब इसके बाद का जो एरिया वो हाई सीज होता है, यानी कि ओपन ओशन, जो भी खुला हुआ समुद्र होता है जिस पर किसी का भी अधिकार क्षेत्र नहीं होता है। तो यहाँ पे हाई सीज में 2 केस होते हैं। तो अगर कोई भी ऑफेंस कमिट हुआ है फॉरेन शिप्स पे, ठीक है, लेकिन वो फॉरेन शिप्स इंडियन टेरिटोरियल वाटर के विद इन है, तो हम इंडियन कोर्ट का जुरिस्डिक्शन होगा। और इसके अलावा पायरेट्स, अगर पायरेट्स ने कोई ऑफेंस कमिट किया है तो उसे कोई भी कंट्री ट्राई कर सकती है। उसके हर कंट्री के डिफरेंट रूल्स होते हैं पायरेट से रिलेटेड। अब इसमें एक एग्जांपल देते हैं सेक्शन 4 के लिए कि मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने कोई 2 फॉरेनर्स हैं और जो कि एक शिप पर हैं, एक फॉरेन शिप पर हैं, और उन्होंने उसमें से एक फॉरेनर ने दूसरे फॉरेनर को मार दिया। और जब मारा तो उसे ग्रेव इंजरी हुई। फिर वो शिप आके इंडियन टेरिटोरियल वाटर में आके लगी, और जब वो शिप इंडियन टेरिटोरियल वाटर में पहुंच गई तब जिस व्यक्ति को इंजरी हुई थी वो व्यक्ति मर गया। तो इस केस में किसका जुरिस्डिक्शन लगेगा? तो यहाँ पे जो ऑफेंस कमिट हुआ है वो फॉरेन शिप पे कमिट हुआ है, और लेकिन इंडियन टेरिटोरियल वाटर लिमिट्स के अंडर में कमिट हुआ है। तो लेकिन तब भी यहाँ पे जो ऑफेंडर है ना ही वो इंडियन सिटीज़न है और ना ही जो ऑफेंस कमिट हुआ है वो इंडियन शिप पे कमिट हुआ है। तो इसलिए यहाँ इंडिया के पास कोई जुरिस्डिक्शन नहीं होगा इस ऑफेंस को ट्राई करने का, ठीक है। तो ये हो गया। बट अगर यहाँ पे ऑफेंस इंडियन सिटीजन के अगेंस्ट में कमिट हुआ होता या फिर इंडियन शिप पे कमिट हुआ होता तो इंडिया के पास फुल राइट था कि वो ऑफेंस को ट्राई कर सके या वो केस जो प्रोसिक्यूशन है उसको जारी रख सके, ठीक है। तो ये आपको एग्जाम्पल से सेक्शन 4 क्लियर हो गया होगा। और इसके अलावा हमारे पास सेक्शन 5 है। नाउ मूविंग ऑन टू दी सेक्शन 5। सेक्शन 5 ये कहता है कि कुछ लॉज ऐसे होते हैं जो कि अफेक्ट नहीं होते हैं इंडियन पीनल कोड के प्रोविजन से, ठीक है। तो वो कौन कौन से एक्ट हैं हम ये देख लेते हैं। नथिंग इन दिस एक्ट शैल अफेक्ट द प्रोविजंस ऑफ एनी एक्ट फॉर पनिशिंग म्यूटिनी एंड डिजर्शन ऑफ द ऑफिसर्स, सोल्जर्स, सेलर्स और एयरमैन इन द सर्विस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफ द प्रोविजंस ऑफ एनी स्पेशल और लोकल लॉ। कुछ स्पेशल लॉज या लोकल लॉज होते हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने सर्विस एम्प्लॉय के लिए बनाती है, कुछ ऑफिसर्स के लिए, सोल्जर्स के लिए, सेलर्स के लिए, एयरमैन के लिए बनाती है। उन वो जो लॉज होते हैं वो या तो म्यूटिनी पनिश कर रहे होते हैं या डिजर्शन पनिश कर रहे होते हैं, ठीक है। तो जो लॉज म्यूटिनी या फिर डिजर्शन पनिश करने के लिए बनाए गए होते हैं इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा ऑफिसर, सोल्जर्स, सेलर्स और एयरमैन के लिए, उन सारे लॉज को ये जो एक्ट है आईपीसी का वो अफेक्ट नहीं करता है। यानी कि आईपीसी के प्रोविजंस उन एक्ट्स के को सुपरसीड नहीं करेंगे या उन लॉज के ऊपर लागू नहीं होंगे या उन लोगों के ऊपर उस केस में लागू नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे इंडियन आर्मी के कुछ लॉज होते हैं जो कि कोर्ट मार्शल से रिलेटेड होते हैं या फिर युद्ध में भाग जाने की स्थिति से निकल कर आए होते हैं। तो ये सारे जो लॉज होते हैं इन पे आईपीसी नहीं चलता है। इन सारे केसेस में इंडियन आर्मी के अपने लॉज हैं वो अप्लाई होते हैं। Now I hope that you like this video and अगर आपको कोई भी query है, कोई भी चीज़ समझ नहीं आई है, you can ask me in the comment section. I will answer to that and please do not forget to like, comment and subscribe this video. And till then next video में हम आपको कुछ जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में बताएंगे जो आगे के सेक्शन हैं 6 to 75 यानी कि जनरल एक्सेप्शन से पहले के जो सेक्शन है उसमें डील करेंगे। Till then be safe and study hard. Bye.